अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं अपनी सुबह का नाजरीन आप आगाज़ कर चुके होंगे। तो अनवार, सुबह सुबह जो मेरी मॉर्निंग है उसका आगाज़ कॉफ़ी के एक कड़वे घूंट के साथ होता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो हम खबरें प्रोग्राम के आगाज़ में नाजरीन के साथ शेयर करते हैं वो भी कुछ कड़वी और कुछ दुख भरी खबरें ही होती हैं। तो एक ऐसी ही खबर ज़रा दिल थाम ले, मैं एक मरतबा फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नाजरीन, हुकूमत ने रात गए अवाम पर एक और बम गिरा दिया है, महंगाई का पेट्रोल बम गिरा दिया है। तो अनवार, 5 रुपए का इजाफा किया गया है, फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 272 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। का शदीद रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया है। गवर्नमेंट क्या सोचकर महंगाई कर रही है हमें अंदाजा नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि हम जब अवाम के पास जाएंगे तो क्या बात करेंगे कि हम महंगाई की है, दोबारा से हमें सेलेक्ट करें। अच्छा अनवार, आज के प्रोग्राम में खासकर हम डेली बात करते हैं ना कि ज़मान पाक की सूरत हाल क्या है, जिस तरीके से कारकुनान और पुलिस सामने सामने है, मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में लाजमी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेयर करते हैं आपके साथ कि जो अवाम है, जो शहरी हैं, खासकर कराची के, पेट्रोल का जो बम है उस पर उनका जो रद्द अमल है वो क्या है, आप देखिए एक नजर। जो है 200 रुपये लीटर तो होना चाहिए, ये नाजायज़ है अवाम के साथ। बंदा किस तरीके से जो है अपनी सैलरी वगैरह में किस तरीके से अफोर्ड कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस प्रॉब्लम में है, ये समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। अल्लाह खैर करे बस हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे हाल के ऊपर। 5 रुपये बढ़ गए, हम दुआ करेंगे गवर्नमेंट के लिए 10 और बढ़ा दें। अबे भाई गरीब बंदा कहाँ जाए यार। देखिए, मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा आवाम पे पहले ही लोड है। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार, आवाम को सपोर्ट करना चाहिए और आवाम में बेचारी रोल रही है। 5 रुपए हुकूमत की जानिब से कुछ रोज कबल कम किए गए थे और अब वही जो 5 रुपए का रिलीफ दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। तमाम शराइत IMF की मानने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि हम उसी सिचुएशन में मौजूद हैं और IMF फिर भी राजी दिखाई नहीं दे रहा है। अफसोस की बात ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं और इसको आगे चल के फिर डिस्कस करेंगे। धींगा मुश्ती सारा दिन मार धाड़, क्या ज़मान पाक में आज भी ऑपरेशन होगा? इमरान खान का लंदन प्लान पर इसरार, नून लीग का प्रोजेक्ट इमरान का इल्जाम। IMF मुआहिदा कब होगा, हुकूमती कंफ्यूजन बरकरार। चौके और छक्कों की बरसात, प्लेऑफ मरहले का शानदार आगाज। एक सूट और 150 लोगों की मेहनत भी होगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगाज़ करेंगे जो पॉलिटिकल हैपनिंग चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में वो शेयर करते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत को इस वक्त 2 महाजों पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो IMF के साथ मुआहिदा लोहे का चना साबित हो रहा है, दूसरी जानिब जो हुकूमत 2 माह से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, मगर इस वक्त इमरान खान शायद ये साबित करने में कामयाब हो चुके हैं कि वो इस वक्त इस मुल्क के सबसे शायद ताकतवर तरीन इंसान हैं और जितने बड़ी तादाद कारकुनान की उनके साथ मौजूद है। हम डेली देखते हैं कि पुलिस पहुंचती है और उनके सामने कारकुनान का एक जत्था मौजूद होता है जो इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाने देते। इस वक्त ज़मान पाक में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त ज़मान पाक। अहमद हसन ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया। कल भी आप हमें अपडेट कर रहे थे यहाँ से। कल तो बहुत ज्यादा खौफनाक मनाजिर थे, कारकुनान पुलिस आमने सामने थे, पेट्रोल बम चल रहे थे, वहां पर डंडे चल रहे थे, पत्थर चल रहे थे। आज अभी आपके पीछे कुछ पुरसुकून माहौल हम देख रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि 10 बजे तक का वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से। मजीद आप जरा मंजरकशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि कल सारा दिन जो है कारकुनान और पुलिस जो थी वो आमने सामने थी। शदीद यहाँ पर जो है वो लड़ाई जारी रही। देखा गया कि कारकुनान जो थे वो इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेरे हुए थे। पुलिस रेंजर्स ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन जो पुलिस है और रेंजर्स थी वो नाकाम रही, क्योंकि कारकुनान जो है यहाँ पर सुबह से ही मौजूद थे और उनका यही कहना है कि आखिरी दम तक जो है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस वक्त में अगर आपको ताज़ा मनाजिर बताऊँ तो यहाँ पर अभी सूरत हाल नॉर्मल
मुकम्मल जो है वो सिर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है एक टेंस सिचुएशन ज़रूर है। जगह जगह जहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, हर चीज़ यहाँ पर तबाह है। देखा जाए तो मुगलपुरा से लेकर जो है वो किनाल तक तमाम जगहों पर जो है कारकुनान मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं बता चलूँ कि किनाल रोड को जो है वो अभी दोबारा जो है वो कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया है। धर्मपुरा वाली साइड ठंडी सड़क के हवाले से भी बंद किया गया और वहाँ पर पुलिस जो है वो मौजूद है। और यहाँ से भी जो किनाल रोड के ऊपर से अगर कोई पुलिस एहलकार गुजर रहा है तो कारकुनान जो है वो डंडा बरदार है और वो खड़े हैं। अच्छा अहमद हसन, हमें ये भी अपडेट कीजिएगा, बताइएगा कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है और क्या पूरे पाकिस्तान से कारकुनान पहुँचते हैं? जैसा कि हम खबरें भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पीटीआई का भी दावा है, यही सुनने को मिल रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान से भी कारकुनान की बड़ी तादाद है, कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से इमरान खान की सपोर्ट में लोग यहाँ पर कारकुनान पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूँ कि जो कल पुलिस की जो स्ट्रेटेजी थी यहाँ पर तो फिर भी कुछ जो था वो करीब ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के करीब पहुँच जाते थे, लेकिन आज जो है वो यहाँ पर जो है मज़ीद डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया गया है। यहाँ पर ये ज़मान पार्क में जो है पीछे घर है इमरान खान का, जहाँ पर जो है वो अब कंटेनर्स लगा दिए गए हैं कारकुनान की जानिब से। ये डबल लेयर में कंटेनर्स हैं और अगर इस कंटेनर्स के हवाले से बात की जाए, हमें यहाँ पर कवरेज करते हुए जो है 6 माह हो गए हैं। ये जो कंटेनर्स हैं, अब बहुत मुश्किल लगता है कि अगर पुलिस यहाँ पर दोबारा ऑपरेशन करती है तो इन कंटेनर्स को वो जो है अबूर करके इमरान खान के घर की जानिब जा सकेगी। इसके हवाले और अगर कारकुनान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कारकुनान जो है हमें यहाँ पर ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आए जो मेहमान हैं, कारकुनान हैं पीटीआई के, वो नज़र आते हैं और वो डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो आखिरी दम तक यहाँ पर रहेंगे और पुलिस का जो है वो डट कर मुकाबला करेंगे। अब देखना यह है कि 10 बजे के बाद जो है यहाँ पर सिचुएशन कैसी बनती है, क्योंकि फिलहाल तो कारकुनान यहाँ पर जो है वो खाना पीना खा रहे हैं, अपने आप को ताज़ा दम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ऑपरेशन होता है तो मैं आपको ये बात दावे से बता सकता हूं कि यहाँ पर जो है वो मजीद कल की निस्बत जो है मजीद यहाँ पर कशीदगी होगी, क्योंकि अब कारकुनान जो है पहले से ज्यादा की तादाद में जो है वो मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन हमारे साथ मौजूद थे, ज़मान पार्क से हमें अपडेट कर रहे थे। कारकुनान की बड़ी तादाद एक बार फिर से ज़मान पार्क पहुंच चुकी है। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि 10 बजे जो अदालत की जानिब से एक ब्रेक दी गई है उसके बाद क्या होगा ये देखना, इसी पर हम एनालिसिस लेंगे। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज 10 बजे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, आपको क्या लग रहा है, कोई अदालती रिलीफ ही मिलेगा तो ज़मान पार्क में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ठीक होगी या दोबारा से हम एक क्यास देखेंगे वहां पर? देखिए जी, अभी क्या पता लगता है कि पंजाब की हुकूमत जो कि है तो निगरान, लेकिन दरअसल वो PMLN की एक एक्सटेंशन के तौर पे काम कर रही है कि उसका क्या रद्द अमल होता है। क्या दोबारा वो उसी तादाद में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पुलिस को भेजते हैं, उनको रीइंफोर्स करते हैं, आसपास के अजला से भी मेरा ख्याल है पुलिस बुलाई गई है। तो बहुत काफ़ी सारा दारोमदार सूरत हाल का अभी हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे है कि आया वो भी उस सियासत का हिस्सा बन के अपने लिए नेकनामी कमाना चाहते हैं। जो सियासत इमरान खान के मुखालफिन कर रहे हैं वो तुले हुए हैं इस बात पे कि इमरान खान को आप बिल्कुल आपने बाहर करना है और उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया भर में इस वक्त दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पे हैं और सिर्फ वो इमरान खान की वजह से है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और वो हंस रहे हैं, हमें बाहर से लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि ये क्या बात है कि वजीर आजम के खिलाफ 80-85 आपके मुकदमे बन चुके हैं। आखिर ये कोई इंसाफ का निजाम यहाँ पे है कि बिल्कुल 82 मुकदमात का उनको सामना करना पड़ा है। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपका एनालिसिस लेना चाहूंगी कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं दे देते हैं, क्योंकि जिन मुकदमात का जिक्र आप कर रहे हैं या हम जिनको देख रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग मुकदमात उनके अगेंस्ट हैं नहीं, वो बड़ी बासानी उसके बाद बाहर आ सकते हैं। और अगर वो अपनी गिरफ्तारी देते भी हैं तो वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है या जो उनकी मकबूलियत है उसमें भी मजीद इजाफा होगा। तो क्या महज इमरान खान का मकसद इस वक्त ये पूरा पावर शो दिखाना है कि वो इस वक्त कितने मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान के लिए, कि आवाम की इतनी बड़ी तादाद उनके लिए निकली है? देखिए, हर मुकदमे के साथ इमरान खान की मकबूलियत में मेरा ख्याल है इजाफा ही हो रहा है। तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। जहाँ आपने कहा कि पावर शो कर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो पावर शो है। वो इस बात का इजहार है कि ये निज़ाम जिस अंदाज में 70-75 साल से चल रहा है कि जिसके दिल में आए उसी वक्त अपने मुखालफिन पे मुकदमा बना दे।
गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी इस तरह के मुकदमात कायम किए गए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये मुकदमात बराह रास्त कोई और इसको कंट्रोल कर रहा था और नाम इनका इमरान खान का या PTI का लगता था। तो मेरा ख्याल है ये एक लिहाज से मुज़ाहमत का इजहार है कि आप सरेंडर या गिरफ्तारी उस मुल्क में, उस मुआशरे में देते हैं जहाँ पे आपके खिलाफ मुकदमा भी जेन्युइन बुनियादों पे कायम हुआ हो। लेकिन यहाँ तो क्या ये जेन्युइन मुकदमा, 30-32 मुकदमे तो आपके खिलाफ फौजदारी है कि तोड़ फोड़ की है, गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, तौहीन अदालत है। तो इसमें आप ये जो लोगों ने इसको एक अखलाकी और कानूनी दलील बना लिया है कि जी उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ये वाहिद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहनुमा हैं जिन्होंने इस तरह इसकी मुज़ाहमत की है कि मैं गलत मुकदमों में जो आपकी पेशियां भुगत रहे हैं मैं उसमें जरूरी नहीं है कि पेश हुआ। उसने इनकार भी मेरे ख्याल नहीं किया वो तो। लेकिन इम्तियाज साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पस मंजर में कुछ और लोग ही मौजूद होते हैं इन सियासी केसेस के, तो इनमें फिर जिम्मेदार कौन है? सियासतदान खुद ही यूज हो रहे हैं, सियासतदान मुनकसिम हो चुके हैं, तो आज उन्हें ये तमाम हालात फेस करने पड़ रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लें, खान साहब की गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी इन गिरफ्तारियों को जब उनके दौर में होती थी उनको सपोर्ट करते थे, वो कहते थे बिल्कुल ठीक हो रहा है। आज के टाइम पे भी हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये एक ऐसा मौका है, पाकिस्तान खुद को रीडिफाइन कर रहा है। इसमें अगर इमरान खान कोई उसूल की बात पे डटे हुए हैं तो उनको डटे रहना चाहिए और उसमें फिर फर्ज बनता है उनके दूसरे सियासतदानों का कि वो भी इंसाफ के मुताबिक, अखलाकियात के तकाज़ों के मुताबिक बात करें ताकि कल को उन्हें भी ऐसे ही हालात का सामना ना करना पड़े। एतजाज अहसन साहब ने कल कुछ मिलती जुलती बातें कही थी कि ये ना हो कि ये तूफान आपके घर तक पहुंच जाए। इनके घरों में तो पहुंचा हुआ था, लेकिन फर्क उसमें यह है कि इमरान खान के पास छुपाने को कुछ नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जो ले दे के जो मुकदमा निकला वो तोशाखाना का निकला और तमाम हुकूमत, तमाम PDM सुबह दोपहर शाम वही तोशाखाना और एक वो टेरियन वाइट की बात कर रहे हैं, जबकि इनके खातों में तो BMW गाड़ियां और टोयोटा और रोलेक्स गाड़ियां इंतहाई बेशुमार महंगी अशिया हैं जो कि इनके खातों में। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। तोशाखाना से मजीद जिन जिन हुक्मरानों ने क्या क्या समेटा है वो भी अब सारी डिटेल्स मंजरे आम पर आ चुकी है। अच्छा सर, कल एक अहम ऑडियो लीक सामने आई यास्मीन राशिद साहिबा, जिसमें गुफ्तगू कर रही हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, और वो ये कह रही हैं कि इस खदशे का इजहार कर रही हैं जो कि हुकूमत की जानिब से भी किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई और अपनी जान गंवाता है या कोई इस तरह का अफसोसनाक इंसिडेंट हो जाता है तो बेहतर यही है कि खान साहब अपनी गिरफ्तारी दे दें और पुरअमन तरीके से मामला तय पाए जाए। तो बज़ाहिर तो अब यही लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो भी यही चाहती है कि पीसफुली मामला तय पा जाए, लेकिन इमरान खान हरगिज गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, मेरा तो ख्याल था आप मुझसे पूछेंगे कि ये ऑडियो लीक की किसने है और किसने रिकॉर्ड। सर वो हम बाद में करते हैं, लेकिन इसके कंटेंट की बात पहले कर लेते हैं, उस पर भी तबसरा कर लेते हैं। नहीं मेरी बात जी इम्तियाज साहब आप बता दें। जी, उसमें सबसे पहला सवाल ज़रा इब्लाग में ये उठना चाहिए कि ये गैर कानूनी काम रिकॉर्डिंग किसने की है कि इवन पाकिस्तान का सदर भी उससे महफूज नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी बात आप कर रही हैं उसमें तो कोई इसमें दो आरा नहीं है। सियासी रहनुमा आपस में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। इस किस्म की बात इस हद तक बात तो PMLN में और पीपल्स पार्टी में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता करने की। यहाँ तो फिर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की अपनी एक सोच है, बड़ी मोतदिल खातून है, उसमें तो वो यही कह रही है कि हालात खराब हो सकते हैं। तो उससे अगर आप ये मतलब ले लें कि दूसरे बाकी क़यादत भी ये सोचती है तो वो अगर किसी ने पब्लिकली भी इस किस्म की बात कही हो तो फिर माना जाएगा। ये खुफिया तौर पे तो बेशुमार बातें होती हैं। आपको ये हमारी दूसरी पार्टियों के रहनुमा भरी महफिलों में लोगों को अपने MNAs और MPs को ऐसे झिड़कते रहते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने जरा बानी और शहरी रहमान को क्या कुछ नहीं कहा हुआ था। ये
हमें इन फरूई मसाइल में नहीं पड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कानून की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। ठीक है इम्तियाज साहब, विद इन द पार्टी आप रिफ्ट देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कल परवेज खटक हमने देखा कि फट पड़े जब एक मीटिंग वहां पर हो रही थी जमान पार्क में, और यही इतराज सामने आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो केपी से कारकुनान आए वही डिफेंड करते रहे हैं पुलिस के सामने, वही रेजिस्ट करते रहे हैं। जो यहाँ की क़यादत थी वो तो ग्लोरिया जीन्स में बैठकर कॉफी पीती रही है। एक और जो मुबैना ऑडियो लीक है यास्मीन राशिद साहिबा की एजाज शाह साहब के साथ, उसमें ये कहा जा रहा है कि बंदे लेकर पहुंचे, जो बंदे लेकर नहीं पहुंचेगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। आप मेरा ख्याल ऐसी ऑडियो की बात करें ना तो उसमें बंदे, उसमें अनहोनी क्या बात है ये मुझे समझ नहीं आती। मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे बाकी रहनुमा जो है बड़े फरिश्ते हैं, इस अंदाज में बात नहीं करते। खुद हमें पता है कि चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी, उसके अंदर टॉप रहनुमा ये शरीफ और ये भुट्टो और जरदारी घराने किस अंदाज में बातें करते हैं अपने रहनुमाओं से, और हमें तो इस पे तवज्जो नहीं चाहिए। तो आपके दो भाई घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, एक भाई पीपल्स पार्टी का दूसरा पीटीआई का है, या दो भाई होते हैं उनकी मुख्तलिफ आरा होती हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात है। बाकी पार्टी को चलाने के लिए तो हर लीडर में रखता है, वो करता है अपने मुख्तलिफ हलवे इस्तेमाल करते। हमें कानूनियत, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे जोर देना चाहिए कि ये गलत काम, गैर अखलाकी, गैर आईनी काम कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अच्छा इम्तियाज साहब, जिस तरह से हम इश्तियाल अंगेज़ी देख रहे हैं, कारकुनान में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पे हमने देखा किस तरीके से अमला को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस उसको नुकसान पहुंचाया गया, वाटर कैनन को जलाया गया। पुलिस हम देख रहे हैं कि रेजिस्ट कर रही है कि खुदा ना खास्ता कि कोई इस तरह का वाकया ना हो। कब तक धींगा मुश्ती चलती रहेगी पुलिस के बीच में, कारकुनान के बीच में, ये सब कुछ पीसफुली एंड होता हुआ आप कब देख रहे हैं और कैसे होगा? अच्छा देखिए, अच्छा अब आप मेरी काइंडली एक मुख्तसर सी बात ये सुन लें कि उनकी पेशी इस केस में 18 तारीख को होनी थी, ठीक, इमरान खान की, और ये पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए 15 तारीख को पहुंच गई, ठीक। और कल यही सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उठाया कि आप 18 की उनकी पेशी है, उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो चुकी है, आप 4 दिन पहले उनको गिरफ्तार करके अगले दिन, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है, तो अगले दिन आप किस अदालत के सामने पेश करेंगे और किस बुनियाद पे पेश करेंगे। तो इम्तियाज साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बस ये बताएगा इस मामले में हम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। जो कल खान साहब ने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया उस पर भी काफी बात हो रही है कि वो भी शायद गलत डेट बता गए कि 18 तारीख तक एग्जेम्पशन है, लेकिन वो 13 तारीख तक थी। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है? असल खबर क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सवाल आपको दोहरा रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि 18 को अगर आपकी उनकी पेशी है तो फिर ये 15 को आप या 14 को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, और किस बुनियाद पे 4 दिन कहाँ रखेंगे, किस बुनियाद पे रखेंगे और कौन सी अदालत में पेश करेंगे। क्योंकि जो फैसला मंजर आम पर आया था, हमने तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर भी देखा, उसमें कहा गया था कि 13 तारीख ही डेडलाइन थी। 18 इमरान खान साहब भी शायद गलत कोट कर गए। ये मुझे नहीं ज्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन ठीक है जी, ठीक है इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक अहम खबर शामिल करेंगे अपने नाजरीन से। समाअत तोशाखाना इमरान खान के वारंट मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इस वक्त समाअत कर रहे हैं। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला, इमरान खान के वकला की इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा, इमरान खान अदालत में पेश होना चाहते हैं, वकला की जानिब से ये भी बताया गया है। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया क्या यह जरूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके ही अदालत लाया जाए। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालत आ जाएं। जज साहब ने कहा कि इमरान खान क्यों नहीं आ रहे, कानून के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस को असिस्ट करना है, मज़ाहमत नहीं करनी। इमरान खान ने मज़ाहमत करके सीन को बनाना नहीं है। हाई कोर्ट के हुक्म को देखकर आपकी दरख्वास्त को देखते हैं। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि बयान हल्फी का कॉन्सेप्ट कहां पर लिखा है। सेक्शन 76 में अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ये वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से बात की गई। सेक्शन 76 में तो काबिल जमानत वारंट के हवाले से लिखा है, नाकाबिल जमानत वारंट के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तोशा खाना इमरान खान के वारंट मुअत्तली दरखास्त पर अब समाअत शुरू हो चुकी है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इस केस की समाअत कर रहे हैं। जज के रिमार्क्स सामने आए हैं कि सेक्शन 76 में तो नाकाबिल जमानत वारंट
वारंट के हवाले से लिखा है, नाकाबिले जमानत के हवाले से नहीं लिखा। इसके साथ साथ जज साहब के ये भी रिमार्क सामने आए कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वो काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के हैं और केस में श्योरिटी तो आई हुई है, ये भी जज के रिमार्क सामने आए। इमरान खान के वकुला ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी है, जिस पर जज के रिमार्क सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी देते हैं। फिर वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि आप नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन को आज ही बुला लें, जिसके बाद जज के रिमार्क सामने आए कि लाहौर जबान पाक में सूरत हाल इस वक्त खराब क्यों है। ये सवाल किया गया, ये दुनिया का सबसे महंगा वारंट इस वक्त हो चुका है, करोड़ों रुपए इस वारंट के पीछे लग गए हैं। तोशाहाना केस में इमरान खान के वारंट मुअत्तली केस के हवाले से दरखास्त पर इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल समाअत कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तोशाखाना इमरान खान के वारंट मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत शुरू है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल समाअत कर रहे हैं। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और इमरान खान के वकला की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। वकला का यह कहना है कि इमरान खान अदालत में पेश होना चाहते हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, क्या ज़रूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके ही अदालत आया जाए? एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालत आ जाएं। इमरान खान क्यों नहीं आ रहे, वजह बताई जाए। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस को असिस्ट करना है, मज़ाहमत नहीं करनी। इमरान खान ने मज़ाहमत करके सीन को बनाना नहीं है। हाई कोर्ट के हुक्म को देखकर आपकी दरख्वास्त को देखते हैं। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जज की जानिब से कहा गया कि बयान हल्फी का कॉन्सेप्ट कहाँ पर लिखा है, जिस पर यह जवाब दिया गया वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कि सेक्शन 76 में अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिस पर रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से कि सेक्शन 76 में तो काबिले ज़मानत वारंट के हवाले से लिखा है, नाकाबिले ज़मानत के हवाले से नहीं लिखा। और अभी ये जो समाअत थी ये जारी थी और 12 बजे तक इसमें अभी वक्फा लिया गया है। दोबारा 12 बजे समाअत का आगाज़ किया जाएगा। 12 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। जो रिमार्क्स दिए गए हैं जज साहब की जानिब से वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वो काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के हैं। केस में श्योरिटी तो आई हुई है। इमरान खान के वकला ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी देते हैं। ये रिमार्क्स भी दिए गए। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन को आज ही बुला लें। केस समाअत 12 बजे तक मुलतवी हो चुकी है। बहरहाल केस से मुतालिक न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेट भी करता रहेगा। प्रोग्राम में लेते हैं इस वक्त एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तानी मईशत कैसे हिचकोले खा रही है ये हम सबको ही इसका अंदाज़ा है और इसके साथ साथ जो एक बड़ी मुश्किल क्रिएट होने वाली है, गर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है और तकरीबन हो भी चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल 18 लाख से जो जायद सारिफीन हैं वो ऐड हो चुके हैं। और अगर हम अपने बिजली के सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। हमारा जो बिजली का सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है। 30,000 मेगावाट रिक्वायर्ड हैं, जबकि 24,000 मेगावाट की प्रोडक्शन की जा रही है और उसमें भी जो पावर प्लांट्स हैं वो भी सही काम करते दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, गर्मियों में बिजली की 58% पैदावार महंगे दरामदी फर्नेस ऑयल से, 25% पन बिजली से, 13% जौहरी तवानाई से और 4% पैदावार और मुतबादिल जो तवानाई है उससे की जाती है। लेकिन आती गर्मी में खराबी के बायस नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 969 मेगावाट मन बिजली दस्तयाब नहीं कर पाएगा, जबकि जो गर्दिशी कर्जे हैं उसमें कमी के लिए IMF के दबाव पर सब्सिडीज के खात्मे और इजाफी सरचार्जेस भारी बिलों की सूरत में सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ बनने जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। माहिरीन ने भी इस हवाले से नाजरीन खतरे की घंटी बजा दी है और माहिर तवानाई डॉक्टर बिशारत की भी स्टेटमेंट सामने आई है इस हवाले से। वो कह रहे हैं कि मुल्क में इंपोर्टेड LNG फर्नेस ऑयल कोयला खरीदने के लिए इस वक्त डॉलर्स मौजूद नहीं है। अनवार प्लांट्स ऑलरेडी बंद पड़े हुए हैं। गर्मियों में AC चलने हैं, किस तरह से होगा? रमजान भी आ रहा है, बिजली भी महंगी हो चुकी है, तो अवाम के लिए कोई अच्छी खबर इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। जो बड़ी सनतें हैं, बड़ी सनतों की जो पैदावार में 4% से ज्यादा कमी भी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 के मुकाबले में जनवरी 2023 में सनती पैदावार में 7.9%
कमी भी वाक़ई हुई है, लेकिन जो मलबूसात हैं, लेदर है, मसनूआत हैं, फर्नीचर, फुटबॉल की पैदावार में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान बराह रास्त कर्ज के मामले पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना ने IMF की मुश्किल शराइत पर दोस्त ममालिक से मदद की दरख्वास्त भी कर दी है। चीन से भी $2 अरब रोल ओवर करने पर बातचीत हुई है और चीन की तरफ से $80 करोड़ भी जल्द मिलने की यकीन दहानी करवाई गई है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे माहिर मशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आए रोज सुन रहे हैं कि आज मुआहदा हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस तरह करते करते हमें महीने गुजर चुके हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। IMF की तमाम शराइत भी मान चुके हैं, तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर चुके हैं, पेट्रोल फिर से महंगा हो गया 5 रुपये, कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नई डिमांडें बढ़ती जा रही हैं कि छोटी लेकर आए दोस्त ममालिक की जानिब से, फिर ही आपको जो $1 अरब की किस्त है वो मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत जहाँ पे इस वक्त खड़ी है, यकीनन इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। इससे मेरा मतलब ये है कि 4.3 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। इन्फ्लेशन यानी कि जो कीमतों का बढ़ना है ईयर ऑन ईयर वो 31% पे है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 47% पे है। पाकिस्तान की जो आपने सही कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4.4% सुकड़ गई है। अगर हम ओवरऑल ये जो 7 महीने का एवरेज, पाकिस्तान की जो दरामदाद हैं वो कम हो रही हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पिक्चर और ये एक शॉर्ट रन की पिक्चर है। पाकिस्तान की शॉर्ट रन की जो बका है वो सिर्फ IMF के प्रोग्राम की बहाली है। IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान ने पिछले 14-15 महीने में उससे बहुत दफा इनहराफ किया है। हम कई दफा प्रोग्राम में गए, हमने कई चीजें फिर ऐसी की जो उनके साथ एग्री करने के बावजूद हमने उनको तब्दील किया। वो क्या थी? कई दफा बजट दिए ऐसे जो एक्सपेंशनरी थे, हमें नहीं देने चाहिए। हमने रुपी को, आपको पता है, डॉलर के साथ पेग करने की कोशिश की, उसको रोका। मे बी द इंटेंशन वाज गुड, बट इस वक्त हम वो काम कर नहीं सकते थे बिकॉज ना हमारे पास ज़खायर थे वो काम करने के और ना ही हम एक अच्छा सिग्नल दे रहे थे इस चीज़ का। इसी तरह हमने अपनी गैस की कीमत में तब्दीली, बिजली की कीमत में तब्दीली करने में बहुत ताख़ीर की। आप हैरान होंगे कि हमने सितंबर 2020 से आज तक गैस की कीमत में तब्दीली नहीं की। इनएफिशिएंसीज अपनी जगह। अगर आप इस ओवरऑल पिक्चर को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक वो इकोनॉमी है जिसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क ने अच्छी नहीं की है और इसमें सब शामिल है। मैं किसी को डॉक्टर साहब, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है बहुत मुश्किल और संजीदा सूरत हाल है, तो ऐसा लग रहा है कि एक तो इस बार गर्मी भी बहुत शदीद है और ऊपर से बिजली मौजूद नहीं होगी, बिजली नहीं आएगी और जब आएगी तो उसका जो बिल है उसमें 2-3 गुना इजाफा हो चुका है। सारा मलबा अवाम पर गिर चुका है। इंडस्ट्रीज किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से चलेंगी? आपने ये बात बहुत अच्छी रखी है सामने। मैंने पिछले 15 माह से, जब से दुनिया में एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम करता हूं, तो मैंने जो इंटरनेशनली काम करते हुए दूसरे ममालिक से बात की है तब भी उनको एक ही बात कही है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है वो कीजिए। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। विच मीन्स कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, विच मीन्स के सर्दियों में जो ओवरऑल मुल्क में आपने अपने, अगर जिन ममालिक में बहुत सर्दी पड़ती है तो इतना ज़्यादा उनमें हीटिंग ना कीजिए, लोगों को कहिए कि स्वेटर्स पहने। इसी तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक में जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, पर आपको पता है हमने कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई, पर आप और मैं ही तैयार नहीं है कि कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद करें। अगर हम नहीं तैयार हैं तो फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर हम नहीं तैयार हैं कि हम मैरिज हॉल्स को जल्दी बंद करें, अगर हम नहीं तैयार हैं कि हम रेस्टोरेंट्स को बंद करें, अगर आपके घर में इमरजेंसी हो और आपको अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना हो तो आप बाकी काम छोड़ देंगे ना, उसी काम पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं बारहा कहता हूं कि छोड़ दीजिए कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर सारे ट्रेडर्स समझदार लोग होते तो वो कहते हम 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे, इसलिए कि हमारे कारोबार के मुनाफे में कमी होगी, पर मुल्क में जो इंपोर्ट का बिल है वो कम होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ने ही ये तमाम इंप्लीमेंट करवाना है? रियासती रेट को अगर वो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं, अपने लिए कोई कवानीन बनवाने हो वो बना लेते हैं,
अपने शाहना जो प्रोटोकॉल हैं वो कम किसी सूरत नहीं कर सकते, उस पर वो किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। एट दी एंड अवाम से ही ये तवक्को की जाती है कि अवाम जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अवाम स्वेटर पहन लें, लेकिन खुद कभी भी नहीं करते। जो अशराफिया है वो तो अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार रहा है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो अशराफिया है, जिसका एक ये जो लफ्ज बन गया है एलीट कैप्चर पाकिस्तान में, ये ऐसे लोग हैं कि ये नहीं ये करना चाहते। अब अगर एक ये थोड़ी देर की चीज मान भी ली जाए तो, पर मैं तो फिर भी अपने आप को नुकसान नहीं देना चाहता। मैंने तो अपने घर का टोटल तर्ज अमल जो है वो बदल लिया है। मैंने अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं या दोस्त हैं उनका भी तर्ज अमल बदल लिया है, तो मुझे तो नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अगर घर में 4 दफा आती थी महीने में चीजें, तो मैं कहता हूं आप 2 दफा लाओ तो आपका जो पेट्रोल का बिल है वो कम हो जाएगा। पर इससे कोई इनहराफ नहीं है कि लोग हुकूमत पर ये प्रेशर डालें कि वो ये चीजें इम्प्लीमेंट करें। लोग हुकूमत के जो हाथ हैं उनको मुस्तहकम करें कि IMF का जो प्रोग्राम है उसको अब कर लें। अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम शायद नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर रहे। अगर प्रोग्राम कर लेंगे तो ये जो ऑस्टेरिटी इतनी हैवी है ये कम हो जाएगी, बिकॉज डॉलर की फराहमी बढ़ जाएगी और आपको तकलीफ कम होगी। और यही आई थिंक एक ऐसी पॉलिसी है जो अगले 3 माह में मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन डॉक्टर खाकान, ये तो सब हुकूमत का काम है ना कि अवाम तक कन्वे करे, क्योंकि जो इस वक्त अवाम है वो इतना पिस चुके हैं महंगाई के मलबे तले कि वो तो सारा ब्लेम इस वक्त IMF प्लान को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। और दूसरा, इस मुआहिदे में ताखीर का जिम्मेदार कौन है, किसको आप समझते हैं? हमारी अपनी इल प्लानिंग रही है या फिर कोई आलमी साजिश है जिसका वज़रा वक्तन फवक्तन जिक्र भी करते रहे हैं? तो देखिए, सारी चीजें अपनी जगह हैं। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत शायद वो नहीं रही है जो आज से चंद साल पहले होती थी, जब खित्ते में एक डिफरेंट किस्म का माहौल था, जब खित्ते में अफगानिस्तान में एक डिफरेंट इंटरेस्ट था। और अब ये भी याद रखिए कि इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेल, तो बहुत से जो ममालिक हैं इंटरेस्ट है वो इंडिया में है। आपने तो PIA बेचने में इनहराफ किया। आप तो नहीं चाहते कि PIA बिके, आप चाहते हैं कि PIA 60 से 90 अरब रुपए का हर साल नुकसान करे। पर उन्होंने एयर इंडिया को बेचकर 425 के जब जहाज नए खरीदे तो उन्होंने वो ऑर्डर अमेरिका में दिया। तो जब वो उन्होंने ऑर्डर अमेरिका में दिया तो आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तियां कमर्शियल होती हैं, दोस्तियां जो है आपके अपने इंटरेस्ट पे बेस्ड होती हैं। और सो अगर आप इस सारी चीज को देखें तो शायद पाकिस्तान की वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो उस तरह से नहीं रही है। फिर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें, थोड़ी सी कॉम्पिटेंट टीम पुट टुगेदर करें, तो हम ये जो IMF के साथ मुआहिदा है इसको पहले टेक्निकली हैंडल करें, फिर डिप्लोमेटिक सतह पर हैंडल करें, फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनको यूज करें, बोर्ड पर दोस्त ममालिक को यूज करें कुछ डॉलर ऐड करने के लिए, ताकि जो IMF है उसको ये हो कि सिर्फ IMF के डॉलर ही नहीं आ रहे बल्कि चीन, UAE, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर, इन्होंने भी पैसे डाल दिए हैं। पर खुद भी कुछ मेहनत करें, खुद भी उनको करके दिखाएं कि मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा रहा हूं मुल्क में, मैं रिटेलर्स पर टैक्स कर रहा हूं, मैं कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी पे ले रहा हूं, मैं अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट टैक्सेशन पे जा रहा हूं। अगर मैं ये करूंगा तो आप यकीन करें कि अब दुनिया आपके साथ तब खड़ी होगी। आखिरी बात इस चीज पे ये कहूंगा कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम लोगों को टैक्स कर रहे हैं, बाकी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान चाहिए कि वो भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत को भी अपने मामला ठीक करने की जरूरत है और अवाम को भी उसमें साथ देना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, सेगमेंट शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो हम एक बात हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि सेहत जो है वो 1000 नेमत है। तो अनवार, अगर सेहत के मसले मसाइल शुरू हो जाए तो इंसान क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 2 दहाइयों तक आप
सिर्फ एक ही चीज खाकर जिंदा रहें, तो यकीनी तौर पर आपका जवाब होगा ना, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जो कि गुज़श्ता 28 साल से सिर्फ एक ही चीज खाकर जिंदा है और इसका ताल्लुक भारत से है। अनवर 64 साल ये शख्स है जो कि एक बीमारी में मुब्तला हो चुका है जिसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, जिसमें जो भी इंसान कुछ खाता है तो वो आपकी जो हमारी ट्यूब होती है जो कि स्टमक और माउथ के बीच में कनेक्टेड होती है, तो वो एक वॉमिट के जरिए या कह के जरिए बाहर निकल जाता है। तो लेकिन दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत की कि गुज़श्ता 28 बरस से, सिर्फ 2 दहाइयों से नहीं 28 साल उन्हें हो चुके हैं कि वो सिर्फ नारियल खाकर जिंदा हैं। इस बीमारी के बायस उन्होंने अपना तब्दील किया, नहीं है, मीट नहीं है, तो अपनी सेहत वाकई जिस तरह से नबी ने कहा कि 1000 नेमतों से नेमत है, तो बहुत मुश्किल चीज है ये कि अगर कोई बीमारी हो जाए और आपको सिर्फ एक ही चीज खानी हो और वो भी अगर नारियल खाना हो। तो 28 साल हो चुके हैं ये नारियल खा रहे हैं और जो बीमारी इन्हें हो गई थी उसके बाद से उन्हें बहुत मुश्किलें पेश आई, तो जो फौरन उल्टी की सूरत में उन्हें बाहर आ जाती थी अगर वो कोई और खुराक लेते थे। अब तो इस बीमारी का खैर ट्रीटमेंट भी है, लेकिन उस टाइम पे शायद 28 साल पहले इतना ज्यादा नहीं मालूम होगा, तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर इन्होंने नारियल खाया है। एंड दिस पर्सन सेज कि नारियल खाने के बाद ही फेल्ट रियली गुड। उन्होंने बहुत मुख्तलिफ टोटके आजमाए, लेकिन नारियल ही वो वाहिद चीज थी जिसके खाने के बाद उन्हें इतना बेहतर महसूस हुआ, और जिस बीमारी में ये मुब्तला थे मैदे की, स्टमक की, उससे उनको रिलीफ मिला, बेहतरी हुई, और अब वो जनाब सिर्फ 28 साल से नारियल खाते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, एंड ही इज वेल, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। जो खानदान वाले हैं उन्होंने उनकी वजह से अब नारियल की काश्त भी शुरू कर दी है। लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा, आप भी बहुत डाइट करती हैं, कि कभी आप कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए एक ही चीज खाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी हेल्दी चीजें रमजान में आप तरबूज खाती हैं, आपने अभी मुझे रमजान में खाती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है अपने उसको भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। नट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी है अनवर, वो ये ऐसा मत करें, क्योंकि अब आई एम श्योर इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मौजूद है, तो आप इनसे इंस्पायर होकर आप भी नारियल खाने मत लग जाइएगा। ट्राई करते तो इन्हें सूट कर जाती, मेरा ख्याल है बड़ी बात है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा अनवर होता है कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उस चीज पे, खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि बीमारी जिस्मानी नहीं होती है, वो ज़हनी होती है, तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ साइकोलॉजिकली भी हो जाता है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उस चीज पे। बहरहाल ये जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। पहले एक स्टोरी भी शेयर की थी, ईरान के एक शख्स थे जो कि नहाते नहीं थे, उनका कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजिकल, जब वो नहाए हाजी मुंह, जब वो नहाए तो वो दुनिया से ही रुखसत कर गए हैं। तो ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब एक बार फिर से बात करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक। जहां इमरान खान सरेंडर कर दें तो फिर ये कहा जा रहा है कि आईजी को गिरफ्तारी से रोक देंगे, और ये रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से। 12 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। तमाम लोगों की जो नजरें हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं कि क्या फैसला आएगा, इमरान खान गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे, अदालत की जानिब से कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, या फिर जमान पार्क में एक बार फिर से जो हम 2 दिन से मनाजिर देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, मुश्तिल हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों को आग भी लगाई गई, पेट्रोल बम से हमला भी किया गया, तो जो सिचुएशन है क्या वो ठीक होने जा रही है या मजीद बिगड़ने जा रही है? इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि पता ही नहीं चला कि कब इमरान खान की और अमेरिका की सुलह हो चुकी है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ज़ल्मे खलीलजाद की स्टेटमेंट सामने आई है, ऐसे बयानात हमने देखा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के मौके पर या मुकदमात पर तो जारी नहीं हुए थे। नहीं, देखें, एक दुनिया भर में इस तरह की जब भी पुलिस के इस तरह के वाकयात होते हैं या गिरफ्तारियां होती हैं तो बयानात आते हैं, ये मामूल की बात है। और दुनिया भर में कुछ मुसलमान असूल हैं, जब उन असूलों की खिलाफ वर्जी की जाती है तो लोग बोलते हैं। जी सुहेल साहब, ये पूरा जो हम इस वक्त मामला देख रहे हैं, सिचुएशन हम देख रहे हैं, जमान पार्क में जो होता है, पुलिस आती है गिरफ्तारी के लिए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ये मामला पूरा अमन तरीके से इस कहानी का दी एंड होते हुए आप देख रहे हैं, और ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इसके अलावा हाल ही कोई नहीं है। अल्टीमेटली खान साहब को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। ठीक। और दुनिया भर के सियासतदान जो है वो जब
कानून बुलाता है उन्हें और तो कानून के सामने सरेंडर करते हैं। जी। ये खान साहब गलत कर रहे हैं, गलत ट्रेडिशन जो है उसको उन्होंने जारी किया है। सियासतदान तो हमेशा ससुराल समझते हैं गिरफ्तारी को और बड़े खुशी जाते हैं। जी, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से इस तमाम तर वाक़े को पोर्ट्रे किया जा रहा है, कारकुनान ने जिस तरह से मज़ामत की है, इमरान खान उनको एज अ शील्ड इस्तेमाल करते रहे, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये ग्लोरीफाई देखे वक्ती तौर पर किया जा रहा है, मगर तारीख में तो यही होगा कि अपनी गिरफ्तारी की मज़ामत करते रहे। और पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं है इससे पहले जिस तरह किसी ने मज़ामत की हो। लेकिन हमें नवाब नसरुल्लाह, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, सबका पता है, सब गिरफ्तार होते रहे जी। और जब गिरफ्तार होते थे तो सरेंडर कर देते थे। इसी तरह का पावर शो हम देखते रहे हैं, एमक्यूएम बहुत करती रही है, लेकिन जिस दिन फिर रियासत ने फैसला किया था तो फिर एमक्यूएम को पीछे ही हटना पड़ा। जी हाँ, अब भी रियासत फैसला करेगी तो हटना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ठीक है, नहीं चल सकता इस तरह से, तो ज्यादती है। तो सुहेल साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी ना देने का मकसद सिर्फ इस वक्त यह है कि वो एक पावर शो कर सकें, वो बता सके दुनिया को। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल मीडिया है उनकी भी नजरें मौजूद हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और खान साहब इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर इस वक्त अगर पाकिस्तान की सबसे कोई मकबूल शख्सियत है तो वह इमरान खान साहब है। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या मकसद सिर्फ पावर शो करना था, और दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ मंजर आम से गायब हैं, कौम से खिताब नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मरियम नवाज ही हमें सामने दिखाई दे रही है, क्या वजह है? जी, ये दोनों बातें आपकी सही हैं। एक तो देखें, इमरान खान साहब जो है वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वाकई, और इस वक्त वो चाहें तो पुरअमन तरीके से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो उन्हें वायलेंस सूट नहीं करती। वो जिस तरह से वायलेंस करवा रहे हैं, ये हो रही है उनके सामने, ये उनको लिए अच्छी नहीं है। उनको चाहिए कि चुप आगे इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीत जाएंगे तो उनकी पोजीशन और हो जाएगी। और इसी तरह ये बिल्कुल सही बात है, आप कानून का कोई बयानिया नजर नहीं आता। अकेली मरियम नवाज इस इलेक्शन को जीत नहीं सकती। इसके लिए उन्हें कम्पीट करने के लिए भी नवाज शरीफ को चाहिए कि वो वापस आए। वो लेट हो गए हैं, उनकी वापसी लेट हो रही है। ठीक है, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, आपको ये लगता है जो वापसी है और जिस तरह से हम बातें सुन रहे हैं कि एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है लंदन से कि पहले गिरफ्तार किया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो नवाज शरीफ पर केसेस थे वो खत्म किए जाएं, फिर ही नवाज शरीफ वापस आएंगे? मेरा ख्याल है कि इस शर्त को से बालातर होकर उन्हें वापस आना चाहिए। इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन में उनकी अदम मौजूदगी जो है नून को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। जी ठीक है। और अगर मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के हवाले से बात करें, बड़े सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान के खात्मे के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कोट किया कि जिस तरह से बैनुल-अक़वामी अब सपोर्ट उन्हें मिल रही है, अमेरिका का जिस तरह वो जिक्र करते रहे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जिस तरह से ट्वीट की है उनके हक में, और जिस तरह से एक वो मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरह से चलना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि जाहिर है अमेरिका की अपनी एक सोच है, और जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे ट्रंप, वो उनके इमरान खान साहब से अच्छे तल्लुकात थे। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो थे वो उनके ही एडवाइजर थे, और उसी जमाने में तालिबान से ट्रूस जो है वो साइन हुआ है। उनकी सोच अलग हो सकती है। ठीक। अच्छा सुहेल साहब, मैं जरूर कमेंट लेना चाहूंगी, शहबाज शरीफ साहब क्यों मंजर आम से गायब हैं? वो पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, चीजों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनके दौरे होते हैं हम मुल्कों से बाहर, इकोनॉमी क्राइसिस को इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन मंजर आम पर नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स की बजाय गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए वो फौरन पॉलिटिक्स करें, और पॉलिटिक्स के बगैर तो उनकी हुकूमत रह नहीं सकती। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह से सुहेल साहब इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह आपने भी इशारा किया कि इवेंचुअली तो होगा, कानून के आगे सर झुकाना पड़ेगा, माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो आप समझते हैं कि क्योस मजीद क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम रोज एक तमाशा देखते हैं, रोज एक ड्रामा देखते हैं कि कारकुनान डंडा बरदार होते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो उसके बाद इस कहानी का डी एंड होगा, या जिस मकसद के लिए सब कुछ किया जा रहा है आपको लगता है कि पीटीआई वो भी नहीं गेन कर पाएगा, यानी कि इंतखाबात भी डिले हो जाएंगे मजीद?
देखिए कि अगर तो देखो कोई बंदा मर जाता है या यहाँ पे फायरिंग हो जाती है या वायलेंस बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इससे इलेक्शन के इनकाद पर फर्क पड़ेगा और उससे पीटीआई को नुकसान होगा। पीटीआई को तो इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन जो है उसके लिए पुरअमन माहौल चाहिए। तो मेरा ख्याल है उन्हें चाहिए कि वायलेंस से गुरेज करें। और सुहेल बड़ाई साहब, अभी भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं चीजें और उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से एक्शन किया जाएगा, दोबारा से धावा बोला जाएगा पुलिस की जानिब से, तो हम भी तैयार हैं, हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त भी है, पूरी जो फोर्स है वो इस्तेमाल की जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अंदर मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के मौजूद होने की इत्तलात वहां पर थी। तो जीबी पुलिस वर्सेस इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस, इसको सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? ये कितना गलत तासुर है, ये कितनी गलत रिवायत बनाई गई है? बहुत ही गलत रिवायत है। जाहिर है मेरा ख्याल है गिलगित पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए कि दूसरी पुलिस के साथ लड़ाई करनी चाहिए जी। मेरा ख्याल है उनके चीफ को सस्पेंड भी कर दिया गया है जी। मेरा ख्याल है ये सूरत हाल तो खत्म हो जाएगी जब रेंजर्स आएगी, ठीक है, या सीरियस एफर्ट होगी तो खत्म हो जाएगी। और सुहेल बड़ाई साहब, एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि जो माजी में हो चुका है, बेनजीर भुट्टो साहिबा पर पहले एक अटैक हुआ था, उसके बाद उनकी असैसिनेशन हुई और वो ये बता चुकी थी पहले ही कि उनके इस हवाले से खदशात मौजूद हैं, वो लोगों का नाम भी ले चुकी थी। इसी तरह खान साहब भी अभी नाम ले रहे हैं। ये कितने ऑथेंटिक हैं, इनको सामने रखकर क्या अदालत में पेश ना होना ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल है उनकी रिजर्वेशन जो है उनका तदारक करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए और उनकी यास्मीन राशिद साहिबा की इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसमें भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट या मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जिस तरह से आपने भी आई एम श्योर ऑडियो लीक सुनी होगी, यास्मीन साहिबा का ये कहना है या उनका ये ख्याल है कि खान साहब को सरेंडर कर देना चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि पीटीआई की क़यादत ये उनको कन्वे भी कर पा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ आरा तो सामने आ रही हैं? अब मेरा ख्याल है ये ख्याल उन तक पहुंचना चाहिए और उन्हें इस पर सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए। ठीक है। और लंदन प्लान के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? इमरान खान अब यही कह रहे हैं कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो लंदन प्लान का हिस्सा है, साथ ही साथ जो कुछ साबिक फौजी एहलकार हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, जबकि नून लीग प्रोजेक्ट इमरान खान की बात कर रही है। ये मेरा ख्याल है कोई लंदन प्लान तो नहीं है, लेकिन जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती, कोई इमरान खान की फेवर में नहीं है और जाहिर है बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता कि इलेक्शन हो, लेकिन इमरान खान को सूट करता है इलेक्शन हो, इसलिए उन्हें परसू करना चाहिए कि इलेक्शन हो। ठीक है। सुहेल बड़ाई साहब, अभी लास्ट कमेंट में आपसे बस ये चाहूंगा कि अभी इमरान खान रेंजर्स के हवाले से भी बात करें, मौजूदा जो फौजी क़यादत है उसके हवाले से भी वो खुलकर बात कर रहे हैं। साबका फौजी क़यादत के हवाले से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बातें की हैं जिस पर उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया, विद इन द पार्टी भी उन्हें समझाया गया। उस पर आप क्या कमेंट कहेंगे? इदारों पर बयानातबाजी से उन्हें अब बाज आ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं, अदारों पे कमेंट नहीं करना चाहिए, उन्हें सूट नहीं करता। वो तो बड़े अदारों के साथ सेट थे, अदारों के साथ एक पेज पे थे जब वो इक़्तिदार में थे, तो उन्हें यही पॉलिसी अपनानी चाहिए, यही सूट करती है। उनकी फिलॉसफी भी एस्टेब्लिशमेंट से मिलती जुलती है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट सुहेल बड़ाइच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये कहना था कि जो गिरफ्तारी है वो खान साहब चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। जो कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, मुश्तिल हैं, और आज भी अब यही कहा जा रहा है कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कारकुनान, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि हम दोबारा से तैयार हैं, अगर पुलिस आती है उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। तो जो इदारों के साथ टकराव है अवाम का, वो तो किसी बहरहाल देखना कि आज के दिन क्या होता है। अब जिस तरह के केस की समाअत भी 12 बजे तक अनवार मुलतवी की गई है और उसके बाद ज़बान पाक में आज सिचुएशन क्या होती है, इस हवाले से नियो भी आपको मुसलसल अपडेट करता रहेगा। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ जरा हैपनिंग न्यूज़ की बात करते हैं, जरा कुछ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की बात करते हैं। यकीनन आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रही हूँ PSL की। तो जनाब PSL के कल का जो मैच था अनवार,
लाहौर कलंदर्स क्या किया, आई मीन के हम सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। फेवरेट टीम अब तक की PSL की लाहौर कलंदर्स, लेकिन कल तो 100 भी क्रॉस नहीं किया। बुरे मार्जिन से हारे, बिल्कुल बहुत बुरी परफॉर्मर्स थी। 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, बुरी परफॉर्मेंस में कैसे कहते हैं कि जस्ट अ बैड डे। प्लेऑफ मरले में आके तो मार्जिन नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या गलती हुई, क्या वीकनेस थी? गलतियां बिल्कुल। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। भट्टी साहब, ये क्या कर दिया लाहौर ने कल? नबिया, देखें इस पूरे में एक चीज जो लाहौर को बहुत ज्यादा हर्ट करती रही कि जहां भी वो टारगेट चेस करने गए उनकी टीम मुश्किल में आई और मैच हार गई। कल भी आप देखें, हालांकि छोटा 161 रन का टारगेट था, लेकिन ऊपर से जब फखर जमान आउट हुए तो उसके बाद तिनकों की तरह बह गई पूरी टीम और 3rd लोएस्ट स्कोर है ये PSL हिस्ट्री का। 76 रन पर आउट होगी। मेरे ख्याल में जब आप अपने आप को चैंपियन कहलाते हैं और बड़ी टीमों को हराकर टाइटल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सारी रुकावटें अबूर करनी होती है। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह अनवार इस वक्त मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा जरा मार्जिन दे देते हैं। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, इट वाज जस्ट अ बैड डे। आपको क्या लगता है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी या बस कल का दिन उनके लिए लकी नहीं था? देखिए अनवार साहब जो बात कर रहे हैं, ये हमारा एक टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट है। मैं भी यही कह रहा हूँ। असल में देखिए, जो आखिरी ग्रुप मैच था कराची किंग्स के खिलाफ, वो 86 रन से हारी लाहौर कलंदर्स की टीम। वो पहला इनके लिए झटका था जो इनको लगा। तो मेरे ख्याल में कल इनको संभलना चाहिए था मुल्तान सुल्तान्स की तरफ खिलाफ, लेकिन कल वो 84 रन से मैच हार गए। तो ये पूरी टीम, अगर आप इसकी कैंपेन देख लें लाहौर कलंदर्स की, ये पूरी टीम 2 बेसाखियों पर खड़ी हुई है। या फखर जमान स्कोर करें या शाहीन शाह अफरीदी विकेट लें। बीच में कभी डेविड वीजे आउट कर देते हैं, कभी रन कर देते हैं, कभी राशिद खान की परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब चूंकि उनके पास कल आखिरी चांस है फ्राइडे को, और उसके बाद फिर फाइनल है, अगर ये टीम टाइटल जीतना चाहती है तो मेरे ख्याल में एक कंबाइंड एफर्ट नजर आनी चाहिए। अभी तक कल रात जो एक और चीज जो फेवर में गई मुल्तान के, कि जब लाहौर कलंदर्स की बैटिंग शुरू हुई, पता नहीं टीवी पर आपको वो चीज क्लियर मौसम की तब्दीली आ रही थी। मौसम की तब्दीली, अचानक आंधी आ गई, हल्की सी फुहार भी पड़ी, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसका भी एडवांटेज मिला। लेकिन ये एक्सक्यूजेस नहीं है। मेरे ख्याल में बुरा शो था कल लाहौर कलंदर्स का। ठीक है, तो अभी भट्टी साहब क्या लग रहा है कि दोबारा से बाउंस बैक कर सकेगी लाहौर कलंदर? पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, और आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि सिर्फ फखर पर डिपेंडेंट है या शाहीन पर डिपेंडेंट है। वो विकेट्स लें, फखर बहुत शानदार बैटिंग करें, जो बीच में जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। तो कल का मैच तो आखिरी चांस ही है फिर लाहौर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल अनवार साहब, अब तो गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कल खुदा न खास्ता, बल्कि एक मैंने कल ट्वीट भी पढ़ा है, किसी ने ट्वीट किया कि भाई शुक्र है कि फर्स्ट एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स नहीं थी। उसका मतलब है आज रात को जो होना है इस्लामाबाद और पेशावर का मैच, उसमें जो टीम हारेगी उससे घर जाना पड़ेगा। तो अब लाहौर कलंदर्स के पास भी जीतो या घर जाओ, 2 ही ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में टीम तो बड़ी जबरदस्त है। इस टीम ने लाहौरियों को खुशियां भी दी हैं। टूर्नामेंट के जो लीग मैचेस हैं, पॉइंट्स टेबल पर भी 7 मैच किसी टीम ने नहीं जीते, लाहौर कलंदर्स ने जीते। लेकिन क्रिकेट में होता है कि जब टीम एकदम टेक ऑफ की पोजीशन में जा रही है तो फिर अचानक डिप लेती है। मेरे ख्याल में ये ऑन अदर साइड भट्टी साहब, जो मुल्तान सुल्तान है वो भी अच्छा ओवरऑल परफॉर्म करती रही है। शुरू के मैचेस उनके बड़े अच्छे रहे, बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी रही। जो कप्तान है क्या रिजवान, मैं भूल गई नाम, रिजवान की कप्तानी जो है वो बड़ी शानदार रही। वैसे तो कप्तानी हमने सबकी देखी, शादाब की भी, शाहीन की भी, सबकी बहुत अच्छी रही, लेकिन मुल्तान भी अच्छी टीम रही। ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म उन्होंने किया, एंटरटेन किया।
जी नबिया, बल्कि मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं कि मुल्तान की टीम कल तीसरी बार लगातार फाइनल में पहुंची है। ये थोड़ी सी अंडर रेटेड टीम है, लोग इसको इतना रेट नहीं करते जितना दूसरी टीमों को करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आप देखें, मुल्तान सुल्तान जो है वो लगातार तीसरे साल फाइनल में पहुंचे। लेकिन एक चीज जो लाहौर कलंदर के फेवर में जाती है, वो भी एक क्रिकेट में चूंकि रिकॉर्ड्स का खेल है, लोग अक्सर रिकॉर्ड्स बता रहे होते हैं कि 4 ऐसी टीमें इस टूर्नामेंट में टाइटल जीतने में कामयाब हुई हैं जो पहला क्वालिफायर जो था वो हारकर एलिमिनेटर में जीती हैं। फिर उन्होंने लास्ट ईयर भी ये हुआ, जो पहला मैच हुआ था क्वालिफायर, उसमें मुल्तान सुल्तान जीत गई थी। फिर लाहौर कलंदर जब फाइनल में आई तो फाइनल में उसने टाइटल जीत लिया। तो मेरे ख्याल में अभी चांसेस हैं। ठीक है भट्टी साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की कि उस तरह से रेटेड टीम लोग उसको नहीं मानते हैं, तो उसकी आप क्या वजह समझते हैं? जो मीडिया मैनेजमेंट है, जैसे बाकी दूसरी टीमें हैं, स्पेशली कराची किंग्स जो है, वो तो जब इवेंट शुरू होने लगता है तो आप देखते हैं कि उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही जबरदस्त है। शुरू में ही उन्हें फातेह करार दे दिया जाता है। इस तरह की भी हमने कुछ उनकी मीडिया मैनेजमेंट देखी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना मीडिया मैनेजमेंट का भी मसला है और लो प्रोफाइल में ये लोग रहते हैं। हालांकि इस टीम को आप देखें, ऊपर से मोहम्मद रिजवान खुद स्कोर कर रहे हैं, बल्कि 4 दिन पहले जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है जिसमें ओपनर शान मसूद को T20 टीम में शामिल किया गया है, मुल्तान सुल्तान ने पिछले 2 मैचों में शान मसूद को ड्रॉप किया और शान मसूद की जगह उस्मान खान जो टीम में आए हैं, उन्होंने पिंडी में आखिरी मैच में PSL की हिस्ट्री की फास्टेस्ट 100 की। कल भी उस्मान खान ने 28 या 29 रन बनाए। फिर दरमियान में इनके पास वेस्ट इंडियन कैरन पोलार्ड है। फिर अगर इनकी आप बॉलिंग देख लें, इस वक्त जो हाईएस्ट विकेट टेकर है अब्बास आफरीदी, गालिबन 23 विकेट हैं, वो मुल्तान सुल्तान के हैं। फिर जो एहसानुल्लाह, जिनका अभी पाकिस्तान टीम में पहली बार नाम आया है, कहते हैं कि 150-160 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, उनका ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से है। फिर दरमियान में उनके जो स्पिनर हैं उसामा मीर भी बड़े जबरदस्त, मेरा ख्याल एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन जो अनवार साहब बात कर रहे हैं कि इसलिए ये टीम बहुत ज्यादा खबरों में नहीं रहती कि इनकी मीडिया मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन ऑन पेपर ये टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल में बहुत सारी टीमों से ये बेहतर टीम है। और अगर ये टीम टाइटल जीत गई तो मुझे हैरत नहीं होगी। अच्छा भट्टी साहब, ऑन अदर साइड दौरा अफगानिस्तान के लिए हम देख रहे हैं कि शादाब को कैप्टनसी दी गई है। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड ने ना, मेरे ख्याल में नाइंसाफी हुई है कि बाबर आजम, ये नहीं ठीक है आप उनको कप्तानी से हटा देते, लेकिन जिस तरह हमने बाबर आजम को ह्यूमिलेट किया है कि 4 महीने पहले तो बाबर आजम की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है मेलबर्न में, और आज वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, फखर जमान नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है। अफगानिस्तान की ये देखें वो टीम नहीं है जिसको हम आसानी से हरा दें। अगर आपको याद हो, सितंबर में जब एशिया कप का मैच था, अगर नसीम शाह वो 2 छक्के नहीं मारते तो पाकिस्तान वो मैच हार जाता। 2019 के वर्ल्ड कप में हेडिंगले लीड्स में इमाद वसीम की एक इनिंग्स की वजह से मुश्किल से पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त बात करना बहुत आसान है। जब 28-29 तारीख को जब ये सीरीज खत्म होगी और रिजल्ट आएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम ये सीरीज, अल्लाह करे कि मैं गलत कह रहा हूँ, ये हार जाए, तो आप देखिएगा इसका जो क्रिकेट बोर्ड पे रिएक्शन आएगा वो काफी सीरियस आएगा। तो मेरे ख्याल में दुनिया में टीमें तब्दील करती हैं प्लेयर्स को, लेकिन 2-2, 3-3 प्लेयर तब्दील होते हैं। एक साथ से 8 प्लेयर्स को तब्दील कर देना, ये मेरी जाती राय है कि दानिशमंदी। ठीक है भट्टी साहब, एज पर योर एक्सपीरियंस आप क्या समझते हैं, जिस तरह से कप्तान जो होता है उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कप्तान एक अगर फाइनल तक पहुंच जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वही कैप्टन अगर फाइनल हार जाए तो उसकी जो कैप्टनसी है वो दांव पर लग जाती है। देखिए, बाबर आजम को एक तो क्लियर कट क्रिकेट बोर्ड ने मैसेज दिया है। हम भी उन नकादों में थे जो कहते थे कि बाबर आजम बहुत ज्यादा मनमानियां कर रहे हैं, दोस्ती यारियां निभा रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड ने इस लिहाज से तो अपनी अथॉरिटी मनवा
समझाने की कोशिश की है, उनको पैगाम दिया है कि देखें हम आपको हटा भी सकते हैं। लेकिन अब उस दिन नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमारा फ्यूचर कैप्टन तो बाबर आजम ही है। आज आप मेरी बात याद रखिएगा, आज 16 मार्च है कि खुदा ना खास्ता अगर अफगानिस्तान अल्लाह करे कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा न खेले और पाकिस्तान जीत जाए, तो आप देखिएगा बाबर आजम का मुझे T20 फॉर्मेट में एज ए कप्तान वापस आना मुश्किल नजर आ रहा है। ये क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा चेक करके देखा है कि हमारा फैसला जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। अगर क्रिकेट बोर्ड का फैसला दुरुस्त हो गया, शादाब खान ने इन प्लेयर से अफगानिस्तान की टीम को टफ टाइम दे दिया, अच्छी कप्तानी कर दी, तो बाबर आजम का एटलीस्ट इस फॉर्मेट में आना मुश्किल है एज ए कैप्टन। लेकिन इसकी जो अदर साइड है कि भट्टी साहब, ये भी तो हो सकता है कि जो बाबर प्रेशर जी मुकम्मल कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राहदारियों में कहानियां सुनी है कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ कप्तान देखें। बाबर आजम, अगर ये टीम डिजास्टर हो गया तो बाबर आजम एज ए कप्तान वापस आ सकते हैं, अदरवाइज तीनों फॉर्मेट्स में वो बेहतर फैसला होगा, तीनों फॉर्मेट्स के अलग कप्तान होना वो बेहतर आप समझते हैं उसको? देखें, ये सारा कुछ मुनस्सर है कि टीम करती क्या है। अगर टीम ने अच्छा कर दिया तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए एज ए कैप्टन मुश्किल होगी। लेकिन बाबर आजम चूंकि दुनिया के इस वक्त सफे अव्वल के बैट्समैन है, तो थोड़ा सा तो हमें उन्हें मान देना पड़ेगा, थोड़ा मर्तबा देना पड़ेगा। लेकिन एकदम से हम अपने मेन प्लेयर को अगर गिरा देंगे तो फिर ऐसा ना हो कि टीम पे भी उसका असर पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कहना था कि जो अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं पीसीबी की जानिब से, उसका रिजल्ट देखने के लिए हमें अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज है उसका अभी इंतजार जरूर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे जो कि अभी हमें मौसूल हो रही है। अदालती कार्रवाई जो है वो तो वक्त दिया गया है कि 12 बजे शुरू हो जाएगी, और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार जलसा करने से अभी रोक दिया है, जो कि इजाज़त मांगी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इतवार को वो जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पर पावर शो करेंगे, इमरान खान वहाँ पर मौजूद होंगे। और अभी ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये जलसा नहीं करने दिया जाएगा, इसको रोका जाए। शेख सलीम तारिक जस्टिस की जानिब से जो तहरीरी हुक्म जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप नहीं रैली रोकेंगे और तो अदालत का ये जो हुक्म है ये अभी सामने आया है कि ये रैली निकालने की इजाजत अभी बिल्कुल अनवार। और इससे पहले यही तासुर दिया जा रहा था कि अवाम का जुम्मे गफीर होगा, बड़ा पावर शो हो सकता है, लेकिन अब ये एक बड़ी अहम खबर है जो हम इस वक्त अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, तहरीक इंसाफ जो इतवार को जलसा करने जा रही थी, एक बड़ा पावर शो होना था ऑब्वियसली, लेकिन इतवार तक क्या होता है ये भी अब देखना भी बाकी है, क्योंकि जो डेली हम एक सूरत हाल देख रहे हैं, रूटीन देखते हैं बिटवीन पुलिस एंड पीटीआई वर्कर्स के बीच में, तो कुछ भी डेवलपमेंट हो सकती है। ये आने वाले 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो फैसला अब सामने आया है, जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स भी सामने आए हैं और तहरीक इंसाफ को इतवार को रैली निकालने से जो जलसा किया जा रहा था उससे अब रोका जा रहा है। बिल्कुल, अगर रैली नहीं रोकेंगे तो फिर इस पर तहरीरी हुक्म जारी किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को एतवार का जलसा करने से रोका गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख का कहना है कि अगर आप रैली नहीं रोकेंगे तो फिर अदालत की जानिब से ऑर्डर्स निकलेंगे और ये अदालत का हुक्म है कि जलसा मनसूख किया जाए इतवार का। बिल्कुल, और आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने से रोक दिया है। लेकिन बात वही है कि जो अनवार सिचुएशन है वो किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह से बनती है। 12 बजे के बाद भी आज जो अहम केस का समाअत चल रही है उसकी भी डिटेल्स सामने आनी है ऑब्वियसली, और फिर जो सिचुएशन है वो किस तरीके से बिल्डअप होती है, इतवार तक क्या सिचुएशन बनती है, आया इमरान खान की गिरफ्तारी तब तक अमल में लाई जाती है या नहीं लाई जाती है, या पुलिस को एक मरतबा फिर से नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या संडे तक होता है। लेकिन उससे पहले ही ये फैसला सामने आ चुका है। शेख सलीम तारिक जस्टिस जो है उनका ये कहना है कि हुक्म अदालत का ये है
कि रैली नहीं निकलेगी। इतवार को तहरीक इंसाफ की रैली के हवाले से बात की जा रही है। अगर रैली निकाली गई तो फिर इस पर तहरीरी हुक्म जारी किया जाएगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स सामने आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को इतवार का जलसा करने से रोका गया है। अगर आप रैली नहीं रोकेंगे तो अदालत तहरीरी हुक्म जारी करेगी। अभी एक और तहरीरी हुक्म जो अदालत का है उस पर भी अमल दरामद होना बाकी है, जिसकी समाअत होनी है 12 बजे दोबारा से शुरू होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ख़वातीन को ज़रा प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा फैशन के हवाले से बताते हैं। अनवार, आपको पता है कि जब ख़वातीन कोई शादी के जोड़े लेने जाती हैं या जिस तरह रमज़ान है, ईद की तैयारी है, शादियां धड़ाधड़ हो रही हैं और ईद भी, उसके बाद ईद की भी अब तो मेरे ख्याल से ईद की तैयारियां ज़्यादा होगी। तो ख़वातीन ईद पर ऐसे होता है जनाब कि जैसे कोई फैशन शो है, एक से बढ़कर एक जोड़े बनवाने हैं, मैचिंग जूते चाहिए, मैचिंग दुपट्टे चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए। तो अक्सर जाती हैं लिबर्टी मार्केट, अगर हम लाहौर के जाएं तो वहां पर बार्गेनिंग करती हुई भी हमें दिखाई देती हैं। लेकिन वो जो एक जोड़ा, जो फैंसी जोड़ा तैयार होता है, हाँ वो ईद का हो चाहे वो शादी का हो, वो ये नहीं मालूम हमें कभी कि उसके पीछे कितना ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है, पीछे कितने लोग मौजूद है। जो एक वो लहंगा, खासकर शादी का जो जोड़ा है, शादी का जो जोड़ा है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। तो फलक पहुंची हैं जनाब और वो आज हमें बताएंगी, इंकशाफ कर रही हैं कि कितने लोग जो हैं वो एक सूट पर काम करते हैं, शादी के जोड़े पर। जनाब देखिए रिपोर्ट। पॉइंट पे पंचिंग पॉइंट बेसिकली ये होता है जहां पर जो हमने पेपर वर्क पे डिज़ाइन किया होता है उसको हम मैन्युअली तो डिज़ाइन किया होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसका पैच वर्क है। अब इसको जोड़ेंगे कब, स्टिचिंग कब होगी, ये वाला होगा हमारा अगला पॉइंट। तो आइए चलते हैं वहां पर, देखते हैं कि तो 150 लोगों की मेहनत शामिल होती है जब से हम देखते हैं कि ड्रेस डिजाइन होना शुरू होता है, उसके फिर स्केचेस बनते हैं, कारीगरों के पास वो पहुंचता है, मटेरियल लिया जाता है, बिल्कुल बहुत सारे प्रोसेस से होकर जो है दुल्हन इतनी खूबसूरत लगती है अपने शादी के दिन। तो वो जनाब ऐसा ही नहीं होता, उसके पीछे बड़ी मेहनत दरकार होती है। बहरहाल फलक की रिपोर्ट तो बड़ी ज़बरदस्त थी। प्रोग्राम में बहरहाल हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुंच रहे हैं हम और अनवार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सबसे जो मज़ेदार वीडियोस लगती हैं वो अक्सर आपने भी देखा होगा, पेट्स की वीडियोस बड़ी अच्छी लगती हैं। कई दफ़ा बिल्लियों के जो मूड स्विंग्स होते हैं बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, बच्चों को देखा है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इस तरह की वीडियोस को। मैं अक्सर अपने बच्चों को वीडियोस लगा के देती हूँ जिसमें बिल्ली के मूड स्विंग्स होते हैं, या वो खौफ खा के भाग जाती है, या जो डॉग है या बंदर की अक्सर वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। और इसी तरह एक बहुत ही क्यूट एनिमल है जिसका हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं, और जनाब डॉल्फिन भी एक बहुत ही फ्रेंडली आबी हयात है। डॉल्फिन शोज बाहर अनवार होते हैं और बड़े जबरदस्त शोज होते हैं। थोड़ा सा इख्तिलाफ है इससे कि फिर वो जो फिल्मों में पोर्ट्रे किया जाता है डॉल्फिन्स को, शार्क्स को, अच्छा डॉल्फिन और शार्क तो बहुत खतरनाक है ही, नो डाउट। शार्क से तो लोग डरते हैं, बचते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन है वो एक टोटली डिफरेंट आबी हयात है। और जिस तरह से हम बाहर देखते हैं डॉल्फिन शोज होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, बच्चे तक उनके पास चले जाते हैं, आप इनको कुछ भी खिलाते हैं, और बहुत सारी वीडियोस मौजूद है डॉल्फिन के हवाले से। तो इसी तरह ये एक वीडियो वायरल हुई है ऑन सोशल मीडिया, और सैकड़ों की तादाद में डॉल्फिन्स हैं जो कि एक ही तरीके से समंदर में जंप कर रही हैं, डाइविंग कर रही हैं और फिर डाइव आउट कर रही हैं। एल्सन नामी शख्स की जानिब से जो ये वीडियो शेयर की गई है, और ये डॉल्फिन की एक ऐसी और मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। बड़ा खूबसूरत मंजर समंदर का अनवार हम इसमें कैप्चर किया गया है, वो बहुत अच्छा है, वायरल हो रहा है। इस पर बहुत ज्यादा कमेंट्स किए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा एंगेज करती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं,
और एक ही फॉर्म में, एक ही शेप में, जिस तरह से अब वो अपना ट्रैवल कर रही हैं, खेल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को तो ये लगता है कि खेल रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में, मतलब सैकड़ों की तादाद में ये डॉल्फिन्स हैं, तो इनको गालिबन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इस तरह से फिल्म किया गया है, इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। और डॉल्फिन वैसे भी बड़ी फेमस होती है, बड़ी मशहूर होती हैं अपनी मूड्स, अपने गुड मूड की वजह से। हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से भी इसलिए कहा जाता है कि जब इंसान समंदर में रास्ता भूल जाता है तो जो डॉल्फिन्स हैं वो इंसान को रास्ता ढूंढने में मदद फराहम करती हैं। तो इंसान दोस्त आबी हयात जो ये है, वैसे तो बहुत से आबी हयात ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ मंजर आम पर आते हैं, भी हो रहे हैं। जैसे हमने ही अपने शो में एक शैतानी मछली दिखाई थी, कितनी खौफनाक वो मछली थी, जिसको देखकर, स्क्रीन पर देखकर ही डर लग रहा था। बच्चों को भी अगर दिखाएं तो उन्हें डर लगा। तो जिस तरह से डॉल्फिन्स हैं, जिस तरह से मस्तियां कर रही हैं, अपने मोहब्बत भरी हरकतें हैं, शोज होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मुख्तलिफ तरह के रिंग्स हमने यूजुअली देखे हैं कि रिंग से वो करतब करती हैं, जिस तरह से पूरा उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। कितना वैसे मुश्किल होता होगा उनको ट्रेन करना। एक जानवर से एक्सपेक्ट हम करते हैं कि वो जिस तरह से इंसान उन्हें एक वो गेम में एंगेज करना चाहते हैं, और फिर जब हम वो शोज देख, ऐसा लगता है कि जो ट्रेनर वहां पर मौजूद हैं वो डॉल्फिन्स को भी इतना प्रोफेशनल बना चुके हैं कि वो उसी तरह से परफॉर्म करते हैं। बहरहाल ये तो वीडियो थी जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। हमारे प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।